सो गाइज, हम लोग आज करने वाले हैं इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट। अगर आपने पहला लेक्चर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अच्छे से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। कर क्या रहे हैं हम? बेसिकली ये डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू है। मेरी ये किताब है फंडा बॉक्स, उसके ही स्नैपशॉट्स हैं ये, जिसको मैंने एनसीईआरटी से सेग्रीगेट करके बनाया है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप अपने सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू हम 4 दिन का मैराथन करा रहे हैं। कल हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर लिया, आज हम इकोसिस्टम कर लेंगे, कल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड परसों आपका जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो कोई भी सीबीएसई एस्पायरेंट है या नीट एस्पायरेंट है, उसके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको क्लास के पहले दे देता हूं, जिसपे आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करके इसको अपना कस्टम नोट बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं क्लास के पहले, t.me/anandmani001। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो शुरू होने से पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ये चैनल 9 to 12 जितने भी एस्पायरेंट है उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो पूरी इकोलॉजी हम अगले 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। राइट, इससे हमारा जो फेज 2 मैंने डिस्कस किया था, फेज 2 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप प्रोएक्टिवली पढ़िए और इसको मेरे साथ अभी के अभी कंप्लीट कर लीजिए। चलो ग्रेट। कल का लेक्चर सब कुछ क्लियर था? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कल आपको सब कुछ समझ में आया था या नहीं आया था। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कल आपको सब कुछ समझ में आ गया था। बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और अपने भाइयों बहनों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए, छोटे भाई बहन है, क्योंकि यहाँ पे 9, 10, 11 और 12 पूरी एनसीईआरटी को हम यहाँ पे निचोड़ के आपके सामने परोस देंगे। ठीक है, चल तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज इकोसिस्टम। देखने वाले हैं कि इकोसिस्टम कैसे काम कर सकता है। कंपैरेटिवली कल के चैप्टर से ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, इस पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इकोसिस्टम का चैप्टर। ये पीडीएफ आपके पास पड़ा होगा, आप मेरे साथ उस पर अंडरलाइन कीजिए और मेरे साथ ही नोट्स बना लीजिए। राइट, चल तो शुरू करते हैं हम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट। ठीक है, कैसा कैसा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कैसे। तो इकोसिस्टम क्या होता है भैया? एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। एक इकोसिस्टम क्या होगा? इकोसिस्टम ऐसा एंटिटी है, जैसे मान लो ये रूम है तो ये कमरा भी एक इकोसिस्टम है। यहाँ पे मच्छर भी है, यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े अगर होंगे तो होंगे, कॉकरोचेस हो सकते हैं अगर घर आपका गंदा है। ठीक है, वो आपस में आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इस हैबिटेट, इस जगह के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक इकोसिस्टम है। कुछ भी इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, जैसे समंदर एक इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे कि एक बूंद पानी एक इकोसिस्टम हो सकता है, आपने छीका, आपका नेजल स्प्यूटम निकला, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर एक इकोसिस्टम है, एक्वेरियम एक इकोसिस्टम है। तो इस तरह से कुछ भी एक इकोसिस्टम हो सकता है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो रहा है। बायोटिक कंपोनेंट से मेरा मतलब है लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट से मतलब है मेरा नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इनके इंटरेक्शन पे जो पूरा एक जगह है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूरे ब्रह्मांड को देख लोगे, है ना, तो होल बायोस्फीयर जो है वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम हो जाएगा। अर्थ आपका एक बायोस्फीयर हो गया, उसमें एक ग्लोबल इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, टर्म इकोसिस्टम दिया था एजी टैंसली ने, नीट 2016 में आया हुआ सवाल है, इसको आप लिख लीजिए। टर्म इकोसिस्टम दिया था एजी टैंसली ने। राइट राइट, चल तो हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखने का, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम कैसा हो सकता है हमारा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है। ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जो सेल्फ सस्टेनेबल है ना। जैसे मान लो कि एक पॉन्ड है या एक लेक है या एक रिवर है या एक ओशन है या एक कुछ भी ऐसा सिस्टम है, तो वो नेचुरल काम कर रहा है, उसमें ऐसा आपका सपोर्ट नहीं है
कि मान लो मेरे गांव का पॉन्ड है, मैं 10 दिन गांव से चला गया तो मेरा पॉन्ड खत्म नहीं हो जाएगा, उसके एनिमल्स मर नहीं जाएंगे, बस उसके अंदर जो मछली है वो मर नहीं जाएगी। तो नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम होते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब आर्टिफिशियल एनर्जी या आर्टिफिशियल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसकी हम बात करें, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट जो है, ये नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम कैसा इकोसिस्टम होता है? नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जो सेल्फ सस्टेनेबल है ना। नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है दैट इज सेल्फ सस्टेनेबल, दैट इज सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम जो है वो मेरा नेचुरल इकोसिस्टम है। मैनमेड इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा? जैसे खेत आपका, या जैसे एक्वेरियम आप देखो, तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक्वेरियम है, तुम 2 दिन घर से बाहर गया, 3 दिन घर से बाहर गया, तो मछली को खाना कौन देगा? है ना। तो उसमें कोई ना कोई तो चाहिए उस इकोसिस्टम को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा आपका फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड, रिवर, है ना। ये सब जो है आपका नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल आ जाएगा। अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो रहा है, मतलब इंसान की रिक्वायरमेंट है, इसमें इंसान की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका मान लो एक्वेरियम, ठीक है, क्रॉपलैंड, मान लो तुमने गन्ने की खेती की है, तो तुम भाई फर्टिलाइजर भी डालते हो, तुम पानी भी डालते हो, तुम ध्यान रखते हो उसका, है ना। तो ये सब जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हो, या इसको हम एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? एंथ्रोपोजेनिक सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम कैसा हुआ भैया? इकोसिस्टम मेरा दो तरह का है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में क्या है? जो सेल्फ सस्टेनेबल है, आपकी मदद की रिक्वायरमेंट जिसमें नहीं है, वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। जहां पे आपकी मदद की रिक्वायरमेंट हो गई वो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल है, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, रिवर, इस्चरीज, बैकवाटर, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। बट अगर वही आप एक्वेरियम देख लें, क्रॉपलैंड देख लें, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लियर? यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, देखते हैं इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे नॉन लिविंग थिंग, हवा, पानी, सॉइल, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए? लिविंग थिंग्स, कोई और इंटरेक्ट करे। मान लो कि तुम एक जंगल में रह रहे हो, ठीक है, तुम टार्जन हो, ठीक है, और तुम जंगल में रह रहे हो, तो तुम्हारे दो कंपोनेंट है जिससे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। एक तो एबायोटिक कंपोनेंट है, पेड़, सॉरी पेड़ बोलते हैं। एक तो एबायोटिक कंपोनेंट है तुम्हारा क्या? वहां पे पानी जो बह रहा है ना, वहां का सॉइल जो है, वहां पे बारिश कितनी हो रही है, वहां का टेम्परेचर कितना है, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। उसके शेर से भी तुम्हारा जो है हाई एलो होगा, ठीक है, अलग बात है, शेर खा जाएगा तुमको हाई एलो करते करते, तो वो बायोटिक कंपोनेंट है ना। शेर, लेपर्ड या पेड़ से भी जो तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट। तो कभी भी इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट होता है। क्या? इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट टू मेक इट अ फंक्शनल यूनिट। तो चाहिए, आइए इसको अच्छे से लिख लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। चलिए, तो भैया क्या है? सबसे पहला कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम लिखिए, ऑफ कैसा कैसा कंपोनेंट होता है हमारे इकोसिस्टम। सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है? ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना, नॉन लिविंग कंपोनेंट। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा हमने देखा बायोटिक कंपोनेंट।
दैट इज लिविंग कंपोनेंट। और यही दो आपके इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं, यही दो आपके इकोसिस्टम को बनाते हैं। और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वही इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट बनाता है। ठीक है, तो क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं आपके? तो पहला फैक्टर हो जाएगा क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट कैसा है ना, मौसम कैसा है। ठीक है, जैसे इसमें पानी, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी सब आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर में, है ना। वाटर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, है ना। ये सब कौन से फैक्टर में आ जाएगा? ये सब आपके क्लाइमेटिक फैक्टर में। क्लाइमेट कैसा है ना, बोलते हैं ना कि भाई बारिश हो गई, है ना, धूप बहुत ज्यादा निकल गया, तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं इडैफिक फैक्टर, सॉइल। दूसरा आते हैं फैक्टर, इडैफिक फैक्टर में क्या आ गया बेटा? आपका सॉइल आ गया, है ना। सॉइल, है ना, कैसा सॉइल है, मिट्टी की क्वालिटी कैसे है। जैसे आपने देखा होगा एमपी में कॉटन ज्यादा उगता है क्योंकि ब्लैक सॉइल है वहां पे। कहीं और शिमला में आलू ज्यादा उगता है, वहां ब्राउन सॉइल है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल भी इकोसिस्टम आपका वेरी करता है। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल या सॉइल के प्रॉपर्टी पे आते हैं एडाफिक फैक्टर। सॉइल के फैक्टर, सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कलर कैसा है। तो इसके बेसिस पे जो फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे एसिडिक सॉइल हो सकता है कहीं पे, तो जहाँ एसिडिक सॉइल है वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप होगा, जहाँ एल्कलाइन सॉइल है वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप होगा। तो उस तरह से भी इकोसिस्टम डिटरमाइन होता है और इसके फैक्टर को हम एडाफिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तीसरा, तीसरा को हम कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर, है ना। जैसे पहाड़ पे है, ऊपर है, नीचे है ना, तो तीसरा होता है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर क्या हो बेटा? टोपोग्राफिक, है ना। जैसे माउंटेन स्लोप हो सकता है या वैली हो सकता है, टोपोलॉजी, हाइट, है ना। तो अलग अलग तरह का फीचर हो सकता है। ठीक है, तो टोपोग्राफिक फैक्टर क्या हो गया? प्लेन्स हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है ना, स्लोप हो सकता है। अब ये कभी हो सकता है रेन शैडो एरिया में पड़ गया, है ना, तो जहां रेन शैडो एरिया वहां पे अलग हिसाब किताब हो जाएगा, वहां पे बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो वहां पे वेजिटेशन अलग हो जाएगा, है ना। कहीं पे बहुत ऊंचा है तो बर्फ वहां पे ज्यादा हो गया तो उसके कारण भी वेजिटेशन इफेक्ट करेगा, है ना। तो प्लेन्स, माउंटेन्स, स्लोप, वैली, ये सब जो है ये टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं। तो तुम्हारे एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ गया? क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा भैया? बायोटिक कंपोनेंट अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में आपका आ जाएगा प्रोड्यूसर जो बना रहा है, फिर उसका आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खा रहा है, फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा होगा, फिर आपका आ जाएगा टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा होगा, और सबको जो खा पाएगा उसको हम कह देंगे टॉप कार्निवोर। जैसे इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर है, इंसान को कोई नहीं खा रहा, तो बोलोगे सर शेर, शहर में शेर आ गया तो शेर को तुम गोली मार दोगे, तो तुम टॉप ऑफ द फूड चेन पे हो, तुमको कोई नहीं खा रहा। ठीक है, तो जो टॉप ऑफ द फूड चेन पे होता है उसको हम टॉप कार्निवोर कहते हैं। अभी इस पर डिटेल में पढ़ेंगे, फूड चेन जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आप अभी इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ोगे तो। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत जो समझ में नहीं है? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत जो समझ में नहीं आया एक बार बता दीजिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? चलो एक सेकंड को वेस्ट होगा। चलिए, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमने देखा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो भैया आइए देखिए, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म होता है, इस पे सवाल आया हुआ था नीट का, क्या? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। यही अलग अलग लेयर पे जो अलग अलग क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आया होता है। सपोज कि जैसे तुम अगर हर्ब्स देखोगे तो हर्ब्स क्या, घास फूस नीचे जमीन पे ऐसे गड़ा हुआ रहेगा, मतलब छोटा 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 छोटा, ठीक है। श्रब देखो तो श्रब थोड़ा ऊपर है ना। और ट्री देखोगे तो बड़ा है, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। क्लियर कट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जैसे मान लो अगर घास है तो घास कितनी सा होगा, तो ऐसे ऐसे घास होगा यहाँ पे, ठीक है। श्रब्स होगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। और पेड़ होगा तो ऐसे बड़ा होगा। तो आपको क्लियर कट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन बहुत क्लियरली विजिबल है, ठीक है। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो देखोगे ना कि बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, फिर उसके श्रब छोटे छोटे हैं और नीचे घास वास होगा, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन इज क्लियरली विजिबल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियर देता है। तो सबसे बॉटम स्ट्रैटा, सेकंड लेयर और ऊपर वाला स्ट्रैटा, ठीक है। तो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन के फायदे क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन होने से क्या होता है कि स्ट्रैटिफिकेशन होने से अलग अलग बंटवारा कर दोगे, बंटवारा कर दोगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर मान लो कि एक पेड़ है, पेड़ ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो पहले सनलाइट ले लेगा। श्रब है थोड़ा नीचे है, तो कंपीट नहीं कर रहा ना भाई, उनका अलग अलग लेयर है ना। तो उस तरह से कंपटीशन रिड्यूस करने में स्ट्रैटिफिकेशन हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज मान लो कि एक लिजर्ड है, ठीक है। एक लिजर्ड मान लो पेड़ के नीचे वाले टहनी से शिकार कर रहा है और एक लिजर्ड है पेड़ के ऊपर वाले टहनी पे शिकार कर रहा है। तो डिफरेंस के कारण क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दिया, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग होने से क्या हुआ, इन दोनों के बीच का कंपटीशन कम हो गया, है ना। रिसोर्स पार्टीशनिंग होने से क्या हुआ, इन दोनों के बीच का कंपटीशन कम हो गया। तो यही यहाँ पे किया है कि कंपटीशन फॉर फूड इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स इज रिड्यूस अमंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिजर्ड। तो है ना, तो ये अलग अलग कर दिया इसने कि जैसे मान लो कि अगर शेडी ब्रांच के लिए है तो इंसोटिलिस और डिस्टिंकस जो है ये सनी प्लेस में रह रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, बंटवारा अलग अलग कर लिया। वैसे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो नॉट इन एनसीईआरटी एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉट इन एनसीईआरटी एंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत आपको, ठीक है। नाम आपको नहीं जानना, बस आपको समझना था, समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं कैसा कैसा एक इकोसिस्टम, एक एग्जांपल इकोसिस्टम का ले लेते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम का, दैट इज पॉन्ड, ठीक है। कैसा पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है भैया? एक्वाटिक इकोसिस्टम देखो, पॉन्ड क्या है, एक लेक, लेक या पॉन्ड कह लो, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक हमने पिछले क्लास में किया था, है ना। क्या क्या किया था स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक में? हमने देखा था कि 3 रीजन होते हैं इनके, है ना। पहला रीजन होता है यहां वाला जो एकदम एज पे है, जिसको हम कहते हैं लिटोरल। सरफेस ऑफ वाटर पे जो रीजन है उसको हम कहते हैं लिमनेटिक। जहां पे लिमिटेड सनलाइट जा रहा है उसको हम कहते हैं प्रोफंडल। और जो बिल्कुल जहां पे सनलाइट नहीं जा रहा, हो सकता है कोई गहरा पॉन्ड है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको हम कहते हैं बेंथिक रीजन, है ना। ये हमने स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक कल की क्लास में किया था, है ना। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक किया था, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आइए पॉन्ड इकोसिस्टम को देखते हैं। पॉन्ड, है ना, पॉन्ड एक छोटा सा गांव में तुम देखते हो कि पॉन्ड होता होगा, ठीक है। तो क्या भैया, पॉन्ड इज अ शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, इसलिए ये सेल्फ सस्टेनेबल है। एंड सब कंपोनेंट है इसके पास। कौन कौन सा कंपोनेंट है देखो भैया, मैंने बोला था फैक्टर क्या होता था, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों बोला था। तो एबायोटिक फैक्टर में देखो क्लाइमेटिक कंडीशन,
सनलाइट आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, और कितना डे लेंथ है, वो कंपोनेंट हो गया। दूसरा वाटर और सॉइल, सॉइल आ गया एडाफिक कंपोनेंट में, ठीक है। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा? ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट जो खाना बना रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर है जो, तो प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन आ गया, ग्रीन एल्गे आ गया, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ गया जू प्लैंक्टन, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर में मछली आ जाएगी अगर मछली है उस पाउंड में तो, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में डिकम्पोजर आ गया, डिकम्पोजर इज फंगाई या बैक्टीरिया। तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आपका आ गया क्लाइमेटिक फैक्टर मैंने बताया था, एडाफिक फैक्टर मैंने आपको बताया था, एंड टोपोग्राफिक फैक्टर। अब तो डिपेंड करता है ना, लेक मान लो पहाड़ पे है ना, मंडी में है, ठीक है, मंडी में एक लेक है, लेक पारासर, तो अब वहाँ क्या है, वहाँ ठंडी रहेगा, तो वहाँ पे उस तरह का वेजिटेशन ग्रो करेगा, या वहाँ पे उस तरह की मछलियाँ रहेंगी। वही लेक मान लो कहीं कन्याकुमारी में है या कहीं गर्म जगह पे है ना, तो वैसा लेक हो, वहाँ का वेजिटेशन वैसा हो जाएगा। कहीं मान लो कि सॉल्टी लेक है, तो वो लेक वैसा हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कैसा पॉन्ड और कैसा लेक है, उसके हिसाब से उसका एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया बेटा? क्लियर है? क्लियर है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हमने देखा, एक तो हमने देखा क्लाइमेटिक कंडीशन और बाकी एबायोटिक कंडीशन। उसके बाद उसके बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फाइनली कुछ नहीं बचा तो डिकम्पोजर हो गया, ठीक है। चल, बहुत अमेजिंग। तो ये देखो पॉन्ड, देखो दिख रहा है कितना बढ़िया दिख रहा है ना। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूसर क्या हो गया? प्रोड्यूसर एल्गे, ग्रीन एल्गे वगैरह प्रोड्यूसर हो जाएगा, देखो है ना। इसमें प्रोड्यूसर क्या हो गया? मान लो एल्गे हो गया या फाइटोप्लैंक्टन हो गया। अब फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा हो जाएगा? जू प्लैंक्टन, है ना। जू प्लैंक्टन क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा या सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को फिर खाया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा मेरा बेटा? यहाँ पे छोटू फिश, यहाँ लार्ज फिश है नहीं, तो मान लो स्मॉल फिश जो है ये तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। अब फिश को कौन खा रहा है? ये बगुला खा रहा है, तो बगुला क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा इसका टॉप कार्निवोर हो जाएगा। बगुला क्या हो जाएगा? टॉप कार्निवोर हो जाएगा। मेढक क्या है? मेढक भी तुम्हारा क्या खा रहा है? मेढक या तो कुछ इंसेक्ट खा रहा होगा, तो मेढक तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, या तो ये जू प्लैंक्टन खा रहा होगा या तो वो खा रहा होगा। अब मेढक को ये खा रहा है, तो स्नेक भी तुम्हारा क्या हो गया? टॉप कार्निवोर। स्नेक भी तुम्हारा यहां पे क्या हो जाएगा? टॉप कार्निवोर। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो ये तुम्हारा ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पॉन्ड के इकोसिस्टम का। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? चल आगे बढ़ते। तो यही बात वही का काम कर रहा है, सेम चीज कह रहा है कि प्रोड्यूसर कर रहा है, पूरा साइकिल है ना। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर, और टॉप कार्निवोर जब मर गया या ये सब जो मर गया, तो ये जब भी मरेंगे तो इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा और ये इकोसिस्टम में मिल जाएगा, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये जाके वापस अपने इकोसिस्टम में मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चल आइए अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पे। क्या क्या आपके इकोसिस्टम का फंक्शन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक तो बहुत बेसिक्स हमने किया, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। व्हाट इज बगुला? बगुला बेटा वही है ना, क्या क्रेन को कहते हैं, स्वान या क्रेन को बगुला कहते हैं, पता नहीं कहते होंगे, है ना। चल बहुत बढ़िया। आइए अब आते हैं, हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम? क्या क्या है भैया? प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब इसी चार को हम बहुत डिटेल में देखने वाले, इसी चार को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट है इस इकोसिस्टम का? प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, उनका एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, और साथ में
न्यूट्रिएंट साइकिलिंग मतलब जो मिनरल्स हैं वो कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये 4 चीज हम देखेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले आते हैं प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। आइए, प्रोडक्टिविटी हम लोग लिख लेते हैं पहले थोड़ा डिटेल में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी रिव्यू उसका देखेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है भैया? क्या होता है प्रोडक्टिविटी बेटा, बताइए। प्रोडक्टिविटी, कितना बायोमास आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम का जितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, बायोमास से मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव जहां पे सनलाइट ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव में आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और लीस्ट प्रोडक्टिव की बात करोगे तो लीस्ट प्रोडक्टिव में आपका क्या आ जाएगा? जहां पे कुछ हिसाब किताब नहीं है बनने का, डेजर्ट जहां वेजिटेशन कम है, या जहां सनलाइट बहुत कम आ रहा है, डीप सी समंदर के गहराई में, है ना, जो आपका डीप बेंथिक रीजन है, बेंथिक रीजन है, वहां पे प्रोडक्शन कम होगा। क्लियर? ठीक, प्रोडक्टिविटी हो गया। ठीक, प्रोडक्टिविटी किस किस तरह की प्रोडक्टिविटी हो सकती है? तो प्रोडक्टिविटी के टाइप है, सबसे पहले हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या? प्रोड्यूसर जितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लिखिए, अमाउंट ऑफ बायोमास used produce sorry produced by producers is प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कहां से आएगा? मेजर सोर्स जो होगा फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, इसका मेजर सोर्स क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, राइट? इसका मेजर सोर्स क्या होगा? मेजर सोर्स जो है फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। ठीक, अच्छा, फोटोसिंथेसिस का मेजर सोर्स होगा, बहुत अच्छी बात है। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरह का होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरह का होता है। कैसा कैसा होता है ब्रो? एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। कैसा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा आपका होता है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है भैया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और क्या होता है भैया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? टोटल बायोमास जो प्रोड्यूसर बनाया वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। ठीक है, टोटल बायोमास, टोटल
बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया बेटा? इसको हम कह देंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम कह देंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट क्या एक प्लांट जितना बायोमास प्रोड्यूस किया उतना ही दे देगा? इतना दानवीर है क्या प्लांट? नहीं भैया, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, प्लांट की भी अपनी जरूरत है। तो एक और चीज है कि अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस करें, रेस्पिरेटरी लॉस मतलब अमाउंट ऑफ बायोमास दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, इसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेरा क्या हुआ बेटा? जीपीपी माइनस आर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का अगर डेफिनेशन लिखोगे तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर विच इज अवेलेबल फॉर प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल फॉर प्राइमरी कंज्यूमर is called net प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में? किसी को दिक्कत है हाँ या नहीं? एक बार बताइए, कमेंट सेक्शन में दिखाइए किसी को दिक्कत है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। क्लियर है? बहुत क्लियर। जितना प्रोड्यूस कर रहा था प्रोड्यूसर दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेशन के बाद प्रोड्यूसर के पास जितना बचा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया। आइए एनसीईआरटी माता के चरण देख लें, क्या एनसीईआरटी माता बोल रही है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो बेटा? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी। कैलोरी अगर एनर्जी के फॉर्म में देख रहे हैं तो किलो कैलोरी लेंगे। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दोनों पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये एनुअल प्रोडक्टिविटी हम ऐसे निकालते हैं। ठीक, चलिए, तो हमने देखा दो तरह का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो एआईपीएमटी का सवाल भी आया हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। क्लियर है? देख लो कैसे हमने पीवाईक्यू टैग भी किया आपके लिए, मतलब एनसीईआरटी को इतना सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए कि आपको लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम डिफर्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पे डिफर करेगा प्रोडक्टिविटी? तो किस पे डिपेंड करेगा? सनलाइट, पानी कितना है, सॉइल का प्रेसिपिटेशन कितना है, एसिडिक सॉइल है या एल्कलाइन सॉइल है। तो भाई पहला तो प्लांट स्पीसीज कौन कौन से एरिया में, अगर मान लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ऐसे घास फूस है तो प्रोडक्टिविटी कम होगा, राइट। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया, अगेन टेम्परेचर, लाइट, ये सब सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि कितनी प्रोडक्टिविटी होगी। फिर न्यूट्रिएंट जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्लांट कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने कर लिया था एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरे तरह का प्रोडक्टिविटी होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी तो हमने देखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो देखो मान लो मेरे पास घास था, ठीक है, तो घास जो प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसको किसी बकरी ने खा लिया,
बकरी है, ठीक है, गधा बकरी जो समझ लो, ठीक है। अगर मान लो इसको किसी बकरी ने खा लिया, ठीक है, तो ये अब इसका जो प्रोडक्शन है, मान लो बकरी पकड़ते हैं, ठीक है, बकरी, क्योंकि बकरी का मीट तुम खा सकते हो, ठीक है, तो इसका इसने जो बायोमास प्रोड्यूस किया, ये आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। इसने जो बायोमास प्रोड्यूस किया, ये आपका क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। गॉट इट? समझ में आया? तो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, तो लिखिए, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत अच्छा। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द इंटायर बायोस्फीयर का जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है, दैट इज 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हमेशा हम ड्राई वेट लेते हैं बायोमास के लिए, वेट वेट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि पानी का अमाउंट वेरी कर सकता है, इसलिए हम एक्यूरेसी के लिए जब भी बायोमास मेजर करते हैं हम ड्राई वेट लेते हैं। ड्राई वेट मतलब हम उसका पानी सुखा देते हैं, तो हमको एग्जैक्ट ऑर्गेनिक मैटर पता चल जाता है। ठीक है, डिस्पाइट कंप्राइजिंग 70% ऑफ द अर्थ एरिया, ओशन का जो पॉपुलेशन, ये एनुअल प्रोडक्टिविटी है, दैट इज 55 बिलियन टन। क्यों? क्योंकि ओशन का बहुत एरिया में सनलाइट नहीं पहुंचता, सनलाइट नहीं पहुंचता तो प्रोडक्टिविटी कम होता है। तो लिख लो बेटा, 170 बिलियन टन है टोटल बायोस्फीयर का, ओशन का है 55 बिलियन टन। दोनों पे सवाल आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पे सवाल आया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है भैया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर बायोमास जनरेट कर रहा है। उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा था, प्रोड्यूसर को खाने के बाद जो मेरा प्राइमरी कंज्यूमर बायोमास जनरेट कर रहा है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय कंज्यूमर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई सबको? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्यों ओशन में लो प्रोडक्टिविटी होता है, इसका रीजन बताओ। क्यों ओशन में लो प्रोडक्टिविटी होता है, इसका रीजन, पहला रीजन लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि भैया जो न्यूट्रिएंट है वो कम है। कौन सा न्यूट्रिएंट कम है सबसे ज्यादा, जो बायोमास के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट जो है इसका, दैट इज नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट इज, क्लियर है? क्लियर है? तो नाइट्रोजन और सनलाइट की कमी की वजह से ओशन का बायोमास प्रोडक्टिविटी कम होता है। ठीक है, ओशन का बायोमास प्रोडक्टिविटी कम होता है। आगे बढ़, तो हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देख लिया। ठीक, पहला था, पहला जो फैक्टर था हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं दूसरा, दैट इज डीकंपोजिशन। दूसरा आते हैं, दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोज हो रहा है, प्रोड्यूस तो हो गया, अब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डीकंपोजिशन। तो आइए पहले डीकंपोजिशन समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी माता के दर्शन कर लेंगे। ठीक है, डीकंपोजिशन। ठीक है, आइए डीकंपोजिशन की बात करें। डीकंपोज, सड़ जाना, यही होता है ना डीकंपोजिशन, है ना, यही होता है ना, सड़ जाने को डीकंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो आया है वो सड़ के वापस मिट्टी में मिल जाएगा, यही होता है ना डीकंपोजिशन। तुम सपोज आए, तुमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस किया, उसके बाद मर गए, मर गए तो तुम सड़ जाओगे, सड़ जाओगे, फिर से तुम सॉइल में मिल जाओगे और फिर से उसको प्लांट अपटेक कर देगा, तो वो साइकिल पूरा
चलता जाता है, इसलिए डिकम्पोजिशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एनी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम साफ रखने के लिए डिकम्पोजिशन होना बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम को न्यूट्रिएंट मिलने के लिए डिकम्पोजिशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा भैया? डिकम्पोजिशन कंसर्न्स विथ क्या? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है, इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत। तो आइए, डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस होता है जिस पे सवाल आता है, सब्जेक्टिव सवाल भी आता है और ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है। तो कहानी सुनते हैं, ठीक है, चलिए एक स्टोरी टाइम सुनते हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ध्यान से सुनो, स्टोरी टाइम है ना। प्रोसेस ऑफ डिकम्पो, ठीक है। क्राइम पेट्रोल देखते हो तुम लोग सब? क्राइम पेट्रोल देखते हो? तो भाई एक लौंडा था जिसका नाम था मिस्टर चिंटू। ठीक है, दिस इज अ गाय, हिज नेम वाज, चलो इसको अगले पेज में बनाते हैं ना, थोड़ा स्टोरी टाइम अच्छे से। देयर वाज दिस गाय, हिज नेम वाज मिस्टर चिंटू। मिस्टर दुखू इसलिए बनाया क्योंकि मरने वाला है। ठीक है, ही वाज चिंटू। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, मिस्टर चिंटू की बहुत अमीर था। ठीक है, तो मिस्टर चिंटू को किडनैप किया गया, बट मिस्टर चिंटू के घर वालों ने पैसे नहीं दिए, इसलिए मिस्टर चिंटू को मार दिया। ठीक है, तो मिस्टर चिंटू गॉट किडनैप्ड, फिरौती की रकम नहीं दे पाए मिस्टर चिंटू, तो उनको मार दिया गया, है ना। मिस्टर चिंटू को मार दिया गया। अब मारने के बाद क्या कर सकते हो भैया? लाश को ठिकाने लगा सकते हो, यही करोगे ना, लाश को ठिकाने लगाओ। समंदर में फेंक दिए, समंदर में नहीं फेंक सकते, समंदर में फेंको वापस आ जाए। ठीक है, कभी मारना किसी को तो समंदर में मत फेंकना। हाँ हाँ, ठीक है। तो या तो कर सकते हो जमीन में गाड़ दिए, ठीक है, या पत्थर बांध के पानी में गाड़ दिए, पानी में डाल दिए, यही दो चीज़ कर सकते हैं। तो लेट से कि क्रिमिनल था, क्रिमिनल ने इसको ज़मीन में गाड़ दिया। अच्छा, एक राज का बात बताते हैं, कल को किसी का मर्डर करना तो एक राज का बात सीख लो। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि भाई, कि अगर कभी किसी को तुम लाश को ठिकाने लगाना है, तो अगर गड्ढा खोद के लाश को डालोगे ज़मीन के नीचे, ठीक है, तो उससे बदबू तो बच जाएगा, बट डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। ठीक है, खैर चलो पूरा स्टोरी समझते हैं तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो क्या हुआ कि हमारा वाला जो लौंडा था, हमारा वाला जो किडनैपर था, ठीक है, बड़ा स्मार्ट था, बायो पढ़ा था, मुझसे ही बड़ा था बायो। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्मार्ट होगा, तो उसने बायोलॉजी यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, नीट नहीं निकला तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जीवन में तो यूज़ करेगा ना। तो उसने गाड़ा नहीं, उसने ऐसे जंगल में जाके फेंक दिया कि ढूंढने में दिक्कत हो। ठीक है, तो मिस्टर चिंटू ऐसे जमीन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहला स्टेप होगा क्या, कि अब इस पे डिट्रीटिव वर्ड्स आएंगे, अर्थवर्म वर्थवर्म सब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि इसके लाश के टुकड़े होंगे। क्या होता है कि डेट्रीटिव वर्ड्स आते हैं, डेट्रीटिव वर्ड्स मतलब ड्राई लिटर पे जो फीड करते हैं, मतलब अब इसकी लाश सूखी हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है ऐसे जंगल में, तो अब उस पर क्या होगा, अर्थवर्म वगैरह आएंगे और उसको छोटे 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 टुकड़े में तोड़ेंगे या फ्रैगमेंट में तोड़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो लार्ज बॉडी को, लार्ज ऑर्गेनिक मास को, लार्ज ऑर्गेनिक मास को स्मॉल बिट्स में तोड़ना कौन करता है? डेट्रीटिवोर्स। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन।
क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। तो इसके लास्ट के छोटे 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 टुकड़े हो गए, इसके लास्ट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मान लो कि ये ऐसे अलग हो गया, हाथ अलग, टांग अलग, मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंट। अब भाई मूवी, हिंदी मूवी देखो, लास्ट को ठिकाने ले जाते हैं, बारिश होती है एकदम को, है ना। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि भैया अब इसके लास्ट पे ऐसे बारिश भी हो रही है, ऐसे गुमसाम अंधेरी रात है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है। तो भैया अब इसके कुछ कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट तो होंगे ना इसके। तो इसके जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो जमीन के अंदर चले जाएंगे, इसके जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो जमीन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जमीन के अंदर नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड, द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड लीचिंग, ठीक है। तो जितने वाटर सॉल्युबल मिनरल्स थे वो जमीन के नीचे चले गए, वो जमीन के नीचे चले गए, ठीक है। वो जमीन के नीचे चले गए। तो क्या हुआ, द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड लीचिंग, ठीक है। ठीक, लीचिंग हो गया सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तीसरा, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। अब इस पे बैक्टीरिया है बेचारे, एकदम मतलब कीड़े मकोड़े की मौत मरी है, ठीक है। तो अब इस पे बैक्टीरिया एक्शन, फंगल एक्शन वगैरह होगा। तो अब यहाँ पे डिकम्पोजर्स लगेंगे, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो द थर्ड स्टेप वुड बी कैटाबॉलिज्म। द थर्ड स्टेप विल बी कैटाबॉलिज्म, जहां पे डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर फॉर्म में, सड़ेगा लाश, है ना, सड़ेगा लाश। तो दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन या कैटाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो कैटाबॉलिज्म कौन कर रहा है, डीकम्पोजर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म में दो पार्ट होगा, क्या याद है, मैंने बोला कि बारिश हुआ, तो अब इस पे कुछ कुछ जो इसका लाश है उसके ऊपर मिट्टी आ गया ना, कीचड़ आ गया, मिट्टी आ गया, ठीक है। तो इसके लाश के ऊपर, इसके लाश के ऊपर थोड़ा मिट्टी का लेयर आ जाएगा, मतलब ये मिट्टी के साथ मिल जाएगा, है ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गाना बैकग्राउंड में बज रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूमिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूमिफिकेशन, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे यूमिफिकेशन, ठीक है। तो यूमिफिकेशन हमेशा याद रखना कि मैंने बोला था ना अभी कि मिट्टी में अगर गाड़ दोगे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम होगा तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाएगा। तो जहां भी यूमिफिकेशन होगा वहां पे डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा, लाश थोड़ा स्लोली डिकम्पोज करेगा, तो जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। एंड आखिरी स्टेप इज मिनरलाइजेशन। तो अब इसके जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में चले जाएंगे और सॉइल में जाके बाद में दूसरे ऑर्गेनिज्म के काम आएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो चिंटू की मृत्यु के वजह से आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। तो भगवान चिंटू की आत्मा को शांति दे, है ना। हाथ जोड़ के 2 मिनट का मौन व्रत रख लीजिए चिंटू की आत्मा के लिए, ठीक है। चिंटू के ओनली चिंटू वॉज लॉस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चिंटू की कृपा से आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया, समझ में आया सबको। चलिए इसको लिख लेते हैं, समझ में आया सबको, आया नहीं। चिंटू की दास्तान समझ में आई आप सबको, हाउ टू बिकम अ स्मार्ट वाटर बयान, है ना, दास्ताने चिंटू। चल आइए, तो आइए पढ़ लेते हैं चिंटू के साथ क्या हुआ, इसका थोड़ा थीसिस भी बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस था, सबसे पहला प्रोसेस था दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब होता है ड्राई लिटर, सूख गया, है ना, सूखा हुआ लाश या सूखा हुआ पत्ता, है ना। तो डेट्रिटस दैट इज ड्राई लिटर, लिटर मतलब कचरा हुआ ना, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे कैसे हुआ, तो इट इज डन बाय डेट्रिटिवोर ऑन डेट्रिटस, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस
into small fragments by detritivores by detritivores is called फ्रैगमेंटेशन। क्या होगा एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका अर्थवॉर्म, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका अर्थवॉर्म। क्लियर? दूसरा दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप वाज लीचिंग। लीचिंग में क्या हुआ बेटा? लीचिंग में कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस थे वो जमीन के नीचे चले गए। ठीक है, तो पार्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस इन डेट्रिटस कहां चला गया? जमीन के नीचे, जो मिलेगा नहीं आपको, जो अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह रह जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इन डेट्रिटस गोज डाउन द सॉइल होराइजन, ठीक है, एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल, नहीं मिलेगा ये प्लांट को, है ना, बहुत नीचे चला जाता है जमीन में, एज अनअवेलेबल सॉल्ट। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज लीचिंग। फ्रैगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया। तीसरा स्टेप हमने बोला था, दैट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मैंने क्या बताया बेटा? कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटियस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, तो इट इज कैरिड आउट बाय सैप्रोफिटिक, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे काम करता है ना, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, इट इज कैरिड आउट बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंगाई। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? तो डाइजेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपल कंपाउंड्स, जिसको फर्दर हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दिस प्रोसेस इज एरोबिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज एरोबिक। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मान लो किसी का लाश तुम ऐसे अमेजोन के झाड़ियों में फेंक दिए, ठीक है, तो जल्दी सड़ जाएगा। वही किसी का लाश तुम जाके बर्फ पे छोड़ दिए, तो भैया कम टेम्परेचर होगा, तो वहां पे लाश जल्दी नहीं सड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, कैटाबॉलिज्म से दो प्रोसेस और निकलेगा। पहला निकलेगा ह्यूमिफिकेशन और दूसरा निकलेगा मिनरलाइजेशन। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन, डेट्रिटियस के साथ मिट्टी मिल गया तो एकदम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ decomposition, it is the process of decomposition of क्या? decomposition of detritus
टू फॉर्म ह्यूमस, ठीक है, इसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है ह्यूमस? तो ह्यूमस इज अ डार्क कोलॉइडल substance, dark colored colloidal, dark colored soil substance found इन द टॉप सॉइल, ऊपर वाले रीजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, मतलब जो डिकम्पोजिशन का रेट है उसको स्लो डाउन करेगा। ठीक है, इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड स्लोज डाउन द रेट ऑफ decomposition, it slows down the rate of decomposition। ठीक है, it slows down the rate of decomposition। ठीक है, हाँ ठीक है, अमॉर्फस भी होगा, powdery टाइप का होता है ना, अमॉर्फस भी होगा एनसीईआरटी लाइन में। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, इट इज स्लाइटली एसिडिक एंड एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। सोचो ना, मान लो अगर सारा डिकम्पोजिशन एक साथ हो जाएगा तो बाद में खत्म हो जाएगा ना, तो रिजर्वायर की तरह रखता है, धीरे 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 डिकम्पोजिशन कराता है और सॉइल के न्यूट्रिएंट को बरकरार रखता है। ठीक है, तो इट इज स्लाइटली एसिडिक एंड एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, इट इज स्लाइटली एसिडिक एंड एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, लास्ट स्टेप दैट इज मिनरलाइजेशन। लास्ट स्टेप, मिनरलाइजेशन क्या होगा बेटा? मिनरलाइजेशन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स को मिनरलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक substance from organic matter during the process of humification। ये अवेलेबल होगा। ठीक है, ये अवेलेबल होगा दूसरे प्लांट के लिए जो सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट के लिए जो उस सॉइल में ग्रो कर। क्लियर क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। एक बार एनसीईआरटी माता के चरण पे चले और देखें एनसीईआरटी माता क्या कहती है। ठीक है, तो आइए, तो क्या भैया, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय एक्शन ऑफ डिकम्पोजर, इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। मैंने बोला इट इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये भी बात हमने कर ली। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, ड्राई लिटर जो है उसको हम डेट्रिटस कहते हैं। ड्राई लिटर जो सड़ने के लिए रुका हुआ है उसको हम डेट्रिटस कहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस। अर्थवर्म डेट्रिटिवोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेसिपिटेट एज अनएक्सेसिबल सॉल्ट, इसको हम लीचिंग कहते हैं। फिर डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा द एबव 3 प्रोसेस अकर्स एट द सेम टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अबव 3 प्रोसेस, ऐसा नहीं कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा फिर लीचिंग होगा फिर कैटाबॉलिज्म होगा। जैसे फ्रेगमेंटेशन होते जा रहा है उसी पे डिकम्पोजिशन काम करते जा रहा है, डिकम्पोजर्स काम करते जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म साथ टाइम पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ह्यूमिफिकेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस इज रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड डिकम्पोज एट अ स्लो रेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिशन प्रिजर्व होकर रह जाता है। एंड लास्ट इज मिनरलाइजेशन, दैट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स
बाय ह्यूमस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। एकदम टेबल के फॉर्म में है। सवाल क्या आया, टैग्ड है। क्या मैंने एनसीईआरटी से कुछ मिस आउट किया? नहीं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर, बढ़िया। ठीक है, अब कौन कौन सा फैक्टर डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करता है? ठीक है, तो देर आर वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कौन कौन सा? पहला, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। अगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इस पे पीवाईक्यू आया हुआ है, देखो मार्क भी किया हुआ, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ द डेट्रिटियस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा। तो लकड़ी को कभी डिकम्पोज करने में टाइम ज्यादा लगता है ना। एकदम अगर मान लो लॉग ऑफ वुड है तो उसको डिकम्पोज करने में टाइम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिग्निन ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, द रेट इज क्विकर इफ द डेट्रिटियस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो अगर लिग्निन और काइटिन का समान का बना है तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड का बना हुआ है तो डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा होगा। तो हमारे बॉडी का प्लांट के कंपैरिजन में डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा, मैंने क्लाइमेटिक कंडीशन बताया था। मॉइस्ट इन्वायरमेंट और वार्म टेम्परेचर है तो डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा होगा। लो टेम्परेचर और एनेरोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन रेट कम होगा। अगर ऑक्सीजन कम है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा। क्लियर? सब क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। मक्खन क्लियर? कैसे? नो? ठीक है, मक्खन क्लियर एकदम। तो हमने प्रोडक्शन देख लिया, हमने डिकम्पोजिशन देख लिया। आगे तो यही वाला था आपका, देखो ठीक है, ठीक है। हमने देखा था क्या कि ट्री ग्रो किया, ट्री का पत्ता गिरा, पत्ता को पहले डेट्रिटिवोर खाया, ठीक है। डेट्रिटिवोर के बाद इसका लीचिंग हो गया, चला गया। उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन के बाद फिर से सॉइल में गया, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन से, और उसके बाद फिर से वापस प्रोड्यूसर के पास आ गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। अब आते हैं एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। एनर्जी फ्लो कैसे कैसे होता है, आइए लिखे पहले एनर्जी फ्लो, उसके बाद हम लोग देख भी लेंगे कैसे कैसे एनर्जी फ्लो होता है। अभी यहाँ पे आप पिरामिड वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। बस ये एल्टोनियन पिरामिड वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। बाकी सब तो रट्टाफिकेशन है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो की बात करेंगे। एनर्जी फ्लो कैसे कैसे एनर्जी फ्लो होता है। तो भैया सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूरज, सन, है ना। तो भैया अगर हम बात करें इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की, तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में सिर्फ 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज पार, याद रखिए। तो एक तो आ गया फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको हम कहते हैं पार, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है या पार है, ये 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है। ये 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है, ठीक है। बाकी जो 50% क्या है, इट इज एब्जॉर्ब बाय गैसेस एंड वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये आपको नहीं मिलता, ये स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। इट इज स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो बाकी जो प्रोसेस है इट इज स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता, ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। अब इस 50% का, इस 50% का या इस पार का, इस 50% का 2 से 10% जो है इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम पूछे पार का 50% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, पार का
2 से 10% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड इंसिडेंट लाइट का 1 से 5% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। हमेशा सवाल आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लांट यूटिलाइज 2 to 10% ऑफ पार एंड 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट लाइट। कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, है ना, क्योंकि पार का 2 से 10% ले रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लांट यूटिलाइजेस 2 to 10% ऑफ पार एंड 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक, चल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चल आगे बढ़ते हैं। तो फ्लो ऑफ एनर्जी देखो क्या क्या है। तो द ओनली एनर्जी सोर्स फॉर ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी। डीप सी में क्या है, वहां पे कीमोटोट्रॉप्स जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, ठीक है, इज सन एंड इट्स रेडिएशन, ठीक है। तो लेस देन 50% ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन इज नोन एज पार। AIPMT का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। इकोसिस्टम फॉलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है आपने। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इकोसिस्टम टू सिंथेसाइज। तो वो एनर्जी कहां से आ रहा है, एनर्जी आ रहा है सन से, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स टू सिंथेसाइज फूड। प्लांट कैप्चर्स 2 to 10% ऑफ पावर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द होल लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो 2 to 10% ऑफ पावर एंड 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट लाइट। 2 to 10% of power and 1 to 5% of incident light is captured by। बहुत अच्छा, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चल अब आते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पे, देखते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहां पे आ गया हम बायोटिक, ठीक है। अब यहीं से आपका फूड चेन वगैरह सब पूरा शुरू होगा। अब ये बहुत ध्यान से आप पढ़ना है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, चल आगे बढ़ते हैं। चल आई, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के हमारे। एक हो गया प्रोड्यूसर दैट इज ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हो गया कंज्यूमर दैट इज हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या है भैया, जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। कंज्यूमर्स क्या है, जो प्रोड्यूसर के खाने को खा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आपके पूरे पिरामिड्स वगैरह आएंगे। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसको बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड एकदम बिल्कुल लिख के पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बहुत सवाल आता है इस पर, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये हमको करना है, ठीक है। आइए तो हम लोग करेंगे डिटेल में, लिखो कॉपी निकालो, कॉपी पे लिखो ये फूड चेन मुझे अच्छे से पढ़ाना है आपको, ठीक है। उसके बाद सब कुछ छोटा है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड जो समझने वाली चीज़ है। उसके बाद फिर रट्टाफिकेशन हम लोग भाग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फूड चेन की बात करते हैं। तो हमने देखा था प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर हमने देखा था, ठीक है। चलो ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो आइए फूड चेन की बात करते हैं कि कैसे 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 फूड चेन का बंटवारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम आराम से तसल्ली से सेटल डाउन कर जाओ और सुनो इसको ध्यान से, ठीक है। क्या है फूड चेन, इट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which involves transfer of food energy from one ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल समझते हो, पहला ट्रॉपिक लेवल जैसे प्रोड्यूसर का हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर
टॉप कार्निवोर हो गया। तो प्रोड्यूसर ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक, कहां से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है तो उसको हम फूड चेन कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, किस किस तरह का फूड चेन होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फूड चेन की, सबसे पहला सबसे पहला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखो बेटा। ठीक है, किसी भी एनसीईआरटी में ये ढंग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन सबसे पहला। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या आएगा? सब कुछ, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर, ये सारे तुम्हारे ग्रेजिंग फूड चेन में आ जाएंगे। ठीक, तो कौन कौन सा आ जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन में? तो क्या क्या आ जाएगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो सकता है? घास वास कुछ भी हो सकता है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर, या इसको हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। तीसरा आ जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और चौथा आ जाएगा आपका या तो टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर। ठीक है, किसी किसी में टर्शरी कंज्यूमर होता है, किसी किसी में टर्शरी कंज्यूमर नहीं होता। तो जो सबसे ऊपर है दैट इज टॉप कार्नी। तो ग्रेजिंग फूड चेन ऐसा फूड चेन है जहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। बहुत सिंपल सा चीज। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन एक ऐसा फूड चेन है जहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत बच्चे इस पे कन्वर्ट कंफ्यूज कर जाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इज सन। तो जहां भी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है वो पूरा फूड चेन जो है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। क्लियर? 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 कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? चल, बहुत अच्छा। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन भी आपका इसमें ही आ जाएगा, ग्रेजिंग फूड चेन में आ जाएगा। एक्वाटिक फूड चेन भी आपका ग्रेजिंग फूड चेन में ही आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, जो आप लोग मिस कर देते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लेना। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट ऑफ मेजर कंडक्ट ऑफ क्या? एनर्जी फ्लो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हर बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ठीक है, तो मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो जो ग्रेजिंग फूड चेन में आता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का है, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये लिख लो। तो पहला फूड चेन हमने देखा ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा फूड चेन है हमारा, इसको हम कहते हैं डेट्रिटियस फूड चेन। दूसरा फूड चेन हमारा है दैट इज डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन क्या होगा? ड्राई लिटर से जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा दैट विल बी डेट्रिटियस फूड चेन। तो जैसे अगर डेट्रिटस फूड चेन का लेआउट बनाओगे तो क्या होगा? ड्राई लिटर, या इसको हम कह सकते हैं डेट्रिटियस। ठीक है, डेट्रिटस से क्या निकला? अर्थवर्म, ये हो गया डेट्रिटिवोर। ठीक है, उसके बाद चला गया, अर्थवर्म को कौन खाएगा? स्पैरो।
ठीक है, ये प्राइमरी, ये तुम्हारा आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और उसके बाद स्पैरो को कोई ईगल खा सकता है, तो ये आ गया फैल्क। तो दिस इज डेट्रिटस फूड चेन, दिस इज डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। अगला पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन या इसको हम ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं, ठीक है। इस पे सवाल आया हुआ है, ऑक्सिलरी फूड चेन भी क्या है, पैरासाइट। तो भैया पेड़, ट्री को खाया हर्बीवोर बर्ड, इसका फ्रूट खाया, और हर्बीवोर बर्ड को पैरासाइट्स खा लिया। मान लो उस पर कोई लाइस आ गया, कोई बग आ गया, कुछ और आ गया, तो वो पैरासाइट्स खा गया। दिस इज पैरासिटिक फूड चेन। यहां पे लिख लेना, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रेजिंग फूड चेन की, तो ग्रेजिंग फूड चेन में साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, यूजुअली इंक्रीजेज। ग्रेजिंग फूड चेन में याद रखना, साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली इंक्रीजेस एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्रीजेस एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ फूड चेन, ठीक है। अगर इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन होता है तो उसको हम फूड वेब भी कहते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए कि टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फूड वेब। अगर इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन results in formation of फूड वेब। क्या कभी कभी तुम देखो ना, जैसे अब जैसे यहां पे देखो डेट्रिटियस फूड चेन में क्या हुआ कि अर्थवर्म को स्पैरो खा लिया, अब स्पैरो को बर्ड खा लिया, तो अगेन वो क्या हुआ, किसी और इकोसिस्टम में चला जा रहा है। तो जनरली डेट्रिटियस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन का इंटरमिंगलिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको हम फूड वेब कहते हैं, उसको हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। फूड वेब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ताकि कल को मेरा कोई एक कंपोनेंट मिस भी हो गया तो भी मेरा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो फूड वेब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। फूड वेब इज important for stability of ecosystem, ठीक है। तो फूड वेब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। तो देख लो भैया, तो हमने प्रोड्यूसर देखा था, फिर कंज्यूमर देखा था। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बेशियस प्लांट तुम्हारा प्रोड्यूसर हो जाएगा, या पेड़ भी तुम्हारा प्रोड्यूसर ही है, जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करा रहा है प्रोड्यूसर है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन तुम्हारा प्रोड्यूसर हो जाएगा। कंज्यूमर्स की बात करोगे तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे लोमड़ी वगैरह जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, और टॉप कार्निवोर सबको खा रहा है तो टॉप कार्निवोर है, ठीक है। कंज्यूमर्स भी हमने देख लिया। एक्वाटिक इकोसिस्टम में आप देखो तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के बाद स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश के बाद लार्ज फिश, दिख रहा है। तो देखोगे दोनों केस में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वाटिक इकोसिस्टम में, दोनों में ग्रेजिंग फूड चेन चल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइज बड़ा होते जा रहा है ना। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर। कहीं टॉप कार्निवोर हो सकता है, सॉरी कहीं टर्शरी कंज्यूमर हो सकता है,
कहीं पे टर्शरी कंज्यूमर नहीं भी हो सकता है। तो ये फूड चेन हो गया, ठीक है। तो फूड चेन आप देख लो, ग्रेजिंग फूड चेन का हर बकरी इंसान खा लिया, ठीक है। अब हो सकता है बकरी को शेर खाता, ठीक है, तो भी ये आ जाता, या बकरी को वुल्फ खाता तो भी आ जाता, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो इन दिस फूड चेन प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन प्रोड्यूसर, जैसे घास बकरी ने खाया, ठीक है। डेट्रिटियस फूड चेन में क्या है, इन दिस फॉर्म ऑफ फूड चेन प्राइमरी कंज्यूमर्स डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर इसमें क्या है, अर्थवर्म है। प्रोड्यूसर क्या है, ड्राई लिटर, है ना। तो इसमें जो प्रोड्यूसर है दैट इज डेट्रिटस। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है इसमें, अर्थ वॉर्म, राइट, ठीक है। तो डीएफसी बिगिंस बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डिकम्पोजर्स खा जाते हैं और वो सॉइल में चला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने लिखा हुआ है, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। क्यों, एक्वाटिक इकोसिस्टम में डेट्रिटियस फूड चेन कम काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने कर लिया, ठीक। तो ये डेट्रिटियस फूड चेन कभी मिल जाता है तो यही एट सम लेवल डेट्रिटियस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन, तो इसको हम फूड वेब कहते हैं। तो देखो, है ना, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ग्रीन प्लांट, इसको रैबिट खाया, तो मतलब आपस में इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन है, तो उसको हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस गिवन इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर है, तो ये तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल होता है। क्लियर, हमने पूरा कर लिया, किया या नहीं किया बताओ एक बार, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया आपको। चल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया। चल, अब एक और देखेंगे हम, एल्टोनियन पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब देखो, तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को अगर हम अरेंज करें तो एक पिरामिड बनाता है, ठीक है। तो जैसे तुम देखो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सबसे नीचे हो गया जो प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स आ गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोर आ गया, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टॉप कार्निवोर आ गया, ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम 10% लॉ कहते हैं, क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम्स डेड बायोमास विच इज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर। तो हमेशा क्या है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, तो क्या है भैया, तो हमेशा याद रखो एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं 10% लॉ, लिंडरमैन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिखिए 10% लॉ बाय लिंडर। क्या बोला कि सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही एनर्जी जाता है, इसलिए सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ेगा ताकि वो ताकि वो उस हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 10% ही जाता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। तो सपोज मान लो कि एक ट्रॉपिक लेवल है, कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल है, उसका सिर्फ 10% जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। इस पर सवाल आता है, ठीक है। तो लिंडर 10% और क्या कहता है, लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर is accompanied by a loss of energy, ठीक है।
तो कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, 10% ऑफ टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इस पे सवाल आ जाता है, ठीक है, कैसा सवाल आ जाता है? सवाल आ जाएगा तुम्हारा कि एक प्रोड्यूसर है, इसने 10 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद उसको प्रोड्यूसर को गाय ने खाया, गाय को शेर ने खाया, तो शेर और शेर ने कितना एनर्जी, शेर में कितना एनर्जी पहुंचा। तो इस तरह से 10% करके तुम निकाल लोगे उसका वैल्यू। ठीक है, अभी कराते हैं, इसका कराते हैं कि कैसे कैसे जाता है। ठीक है, आइए। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल रिलाई ऑन लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर एनर्जी। ठीक है, एट एनी वन टाइम ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सेट ऑफ लिविंग मास। तो टोटल बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। एंड अगर हम क्वालिटी देखते हैं तो उसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। क्वालिटी देखते हैं तो हम स्टैंडिंग स्टेट देखते हैं। तो याद लिख लो, टोटल बायोमास अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। एंड टोटल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देख रहे हैं तो हम इसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, ये भी PYQ आया हुआ है। ठीक है, तो आइए, ठीक है, तो बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट, हमेशा याद रखना ड्राई वेट इज मोर प्रिसाइज। फ्रेश वेट में वाटर कंटेंट वेरी कर सकता है, इसलिए हम ड्राई वेट लेते हैं। ठीक है, इन स्टडी ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन याद रखिएगा, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम लिंडरमैन का लॉ कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करते रहता है इकोसिस्टम में, मैंने बताया था एनर्जी इसी तरह से। ठीक है, तो GFC जैसे खत्म होगा DFC स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो द एंड ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन रिजल्ट्स इन स्टार्ट ऑफ डेट्रिटियस फूड चेन। तो वो ड्राई लिटर में जाएगा, ड्राई लिटर से एनर्जी फिर ट्रांसफर होकर प्रोड्यूसर में चला जाता है, तो साइकिल चलता रहता है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स। ठीक है, तो यही देखिए, तो सन से गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर। ठीक है, और इवेंचुअली ये सब डेट्रिटियस फूड पेज में गया, जो फिर से प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा, जो फिर से प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। तो एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, जब भी हम हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो यही देखो, एनर्जी देखो कैसे कैसे जा रहा है, एनर्जी देखो कैसे कैसे जा रहा है। क्या है, एनर्जी गया 100% था, तो फिर 10% गया, 10% का 1% गया, 1% का 0.1% गया। तो मतलब हर बार एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं तो 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं 10% लॉ ऑफ लिंडरमैन। तो इससे सवाल आ सकता है आपको, सपोज मान लो कि मैंने बोला कि प्रोड्यूसर ने 100 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस किया। ठीक है, और फिर मैंने बोल दिया कि भैया बताओ कि ये जो वुल्फ है इसके पास कितना एनर्जी पहुंचेगा। ठीक है, तो यही आपको करोगे। 100 का आ गया यहाँ पे 10 किलो कैलोरी, यहाँ पे आ गया 1 किलो कैलोरी, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 किलो कैलोरी, है ना। तो इस तरह से तुम इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ट्रॉपिक लेवल है। हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही एनर्जी जाएगा। बन जाएगा सवाल या नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। बन जाएगा सवाल, बन जाएगा सवाल, बहुत। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, या इसको हम एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा डिफिकल्ट है, उसके बाद सब मक्खन। ठीक है, उसके बाद फटाफट खत्म कर लेंगे, 15 मिनट इसमें लगेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग फटाफट खत्म कर लेंगे। ठीक है,
आई इकोलॉजिकल पिरामिड लिखो, फटाफट फटाफट इस पे सवाल आता है, ठीक है। आई समझने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए फटाफट। इकोलॉजिकल पिरामिड, या इसको हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। तो अलग अलग तरह का पिरामिड, पिरामिड समझते हो, ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से अरेंजमेंट जो है उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। कैसा कैसा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, फटाफट सवाल जो आता है तुम्हारा, सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, उसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। हम सिर्फ डायग्रामेटिकली अभी देखेंगे, फिर रिटर्न कंटेंट बाद में देख लेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर की मतलब अगर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम है, टॉप कंज्यूमर उससे कम है, तो उसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर जो है इरेक्ट है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर अगर देखोगे तो अपराइट किसका किसका हो सकता है, ध्यान से सुनो, अपराइट, अपराइट किसका किसका हो सकता है, किसका किसका अपराइट हो सकता है, कोई भी ग्रेजिंग फूड चेन का अपराइट हो सकता है, एक्वाटिक फूड चेन का अपराइट हो सकता है, दोनों का अपराइट हो सकता है नहीं, कि मान लो कि 100 पेड़ है, 100 पेड़ को खाने वाला 10 डियर होगा और 10 डियर को खाने वाला एक शेर होगा, है ना, तो इसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो दोनों ग्रेजिंग फूड चेन, तुम्हारा टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और तुम्हारा किसमें एक्वाटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट हो सकता है। तो लिख लीजिए, तो पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इको, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे इनवर्टेड, उल्टा कब होगा, देखो ध्यान से, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा अगर तुमको समझ में, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मान लो पेड़ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसके प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा और सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम होगा, तो ये है अपराइट, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर का आबादी कम है, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे ज्यादा है, तो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड मतलब कि मान लो प्रोड्यूसर का आबादी ज्यादा है, सॉरी प्रोड्यूसर का आबादी कम है और प्राइमरी कंज्यूमर का आबादी ज़्यादा हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर का आबादी उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्टेड, ठीक है, इनवर्टेड, ठीक है। तो इनवर्टेड का एग्जांपल हो जाएगा पैरासिटिक फूड चेन, देखो कैसे, देखो कैसे, पेड़ एक है, ठीक है, मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ पे खूब सारा पक्षी है और खूब सारे पक्षी पे खूब सारा पैरासाइट है, तो मान लो ये ट्री है, ठीक है, ये बर्ड हो गया और ये पैरासाइट हो गया, तो पैरासाइट का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो पैरासिटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड इन नेचर, ठीक। तीसरा स्पिंडल शेप भी हो सकता है, स्पिंडल शेप, ठीक है। स्पिंडल शेप कैसा हो जाएगा, स्पिंडल शेप मान लो यही अगेन यहाँ पे अगर ट्री इकोसिस्टम देखो, एक पेड़ है, एक पेड़ पे खूब सारे स्पैरो हैं और उन स्पैरो को खाने वाला 2-3 हॉक है, कैसे हो गया स्पिंडल शेप, एक पेड़ है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, स्मॉल बर्ड, और उसके बाद क्या है, लार्ज बर्ड, तो किस में हो सकता है, ट्री इको सिस्टम, ठीक है। तो सवाल आपका आएगा पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर इज
inverted in parasitic ecosystem and pyramid of number is spindle shaped in tree ecosystem. ठीक है, ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। कैसे है? सबसे पहला अपराइट किसमें किसमें होगा? तुम्हारा टेरेस्ट्रियल फूड चेन में पिरामिड ऑफ बायोमास जो है अपराइट हो जाएगा, है ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड ट्री इकोसिस्टम, amount of biomass is always more produced by प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से सबसे ज्यादा बायोमास होगा। तो जैसे अगर मान लो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर मतलब ग्रास पकड़ लो, ठीक है, उसके बाद इसको खाया गोट पकड़ लो, और उसके बाद है लायन। तो सबसे कम बायोमास लायन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा इन्वर्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्वर्टेड एक्वाटिक इकोसिस्टम में या पॉन्ड के इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। सवाल आता है इस पे, ठीक है, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज हमेशा अपराइट, ठीक है, इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। तीसरा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज always upright, that is no exception। याद है क्यों? क्योंकि हमेशा कम एनर्जी जाता है ऊपर, है ना, 10% ऑफ द एनर्जी जाता है, इसलिए हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट रहेगा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? आइए फटाफट देखिए। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन फॉर्म ऑफ अ पिरामिड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इट शोज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल अलग अलग, ठीक है। बेस ऑफ पिरामिड इज ऑक्युपाइड बाय प्रोड्यूसर एंड उसके बाद ऊपर के लेवल पे टॉप कार्निवोर जाते रहता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा कैसा होगा? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर देख लो, है ना, क्या ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अपराइट है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास देख लो, एक्वाटिक इकोसिस्टम का इनवर्टेड होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट होगा। याद रखिएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा बायोमास होता है, इस पे सवाल आया हुआ है। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्यों नहीं होता अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? क्यों नहीं होता अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पेड़ को अगर नंबर एक मानोगे, एक तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत सारे पेड़ है, तो नंबर ऑफ पेड़ बाय नंबर ऑफ हिरन ज़्यादा हो सकता है, तो स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो है ये स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अ सिंगल ट्री इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज सच एज इंसेक्ट्स एंड बर्ड। तो द बेस ऑफ पिरामिड नंबर शोज प्रोड्यूसर विल बी नैरोअर देन प्राइमरी कंज्यूमर। तो यही है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर पैरासिटिक फूड चेन देख लोगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा, और अगर आप ट्री इकोसिस्टम एक एक करके देखोगे तो स्पिंडल शेप्ड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा, ये हमने कर लिया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज
ऑलवेज अपराइट, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑल पिरामिड्स आर अपराइट, विच मीन्स दैट द प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये भी हमने बात कर लिया। ठीक है, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट नंबर मस्ट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ पे आते हैं लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखना। ठीक है, पहला पॉइंट कि भैया ये सब को अकाउंट में नहीं ले पाता, बहुत सारे लिमिटेशंस है, मतलब इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट of the same species belonging to different ट्रॉपिक लेवल। एक एग्जांपल देते हैं, पहला एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल सपोज मान लो एक इंसान है। ठीक है, अब इंसान तुम क्या खा सकते हो, तुम गोभी भी खा सकते हो, तुम चिकन भी खा सकते हो। अगर तुम गोभी खा रहे हो तो तुम प्राइमरी कंज्यूमर हो, अगर तुम चिकन खा रहे हो तो तुम सेकेंडरी कंज्यूमर हो, बट तुम दोनों पे नहीं रह सकते हो, तुम या तो प्राइमरी कंज्यूमर रह सकते हो या सेकेंडरी कंज्यूमर रह सकते हो। तो ये एक लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड का। ठीक है, फूड वेब कंसिडर नहीं करता, इट ऑलवेज assumes a simple food chain ना, फूड वेब कंसिडर नहीं करता, हमेशा जो इसका फूड चेन है दैट इज अ सिंपल फूड चेन। ठीक है, डेट्रिटियस फूड चेन को कोई जगह नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस। ठीक है, सैप्रोफाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बाद में तुम्हारे सवाल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। एक सवाल देते हैं तुमको। ठीक है, सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स एंड microbes are not given any place in food chain। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन है, लिखो लिखो क्वेश्चन, इस पे आया हुआ है, लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि मान लो 10,000 किलो कैलोरी प्लांट ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, ह्यूमन ने कर्ड खाया, ह्यूमन ने क्या खाया, कर्ड खाया, तो कितना एनर्जी इंसान के पास है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए साइकिल, प्लांट से गया किसमें, प्लांट से गया हर्बीवोर में, हर्बीवोर का फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क हुआ तो बैक्टीरिया गया, लैब बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया गया, और बैक्टीरिया से मैन में आया या इंसान में आया। ठीक है, तो क्या हुआ था, 10,000 किलो कैलोरी था, तो आइडियली क्या होना चाहिए, 10,000 यहाँ 1000 हो जाना चाहिए था, है ना, यहाँ पे 100 हो जाना चाहिए था, और यहाँ पे 10 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, है ना। तो क्या एनर्जी आ रहा है, 10%, इसका 1000 का 10%, है ना, यहाँ पे मैन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया को कंसिडर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फूड चेन। ठीक है, बैक्टीरिया इज नॉट कंसिडर्ड एज फूड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में आप रखिए। ठीक है, चल अब आते हैं, अब सब कुछ इजी है, अब यहाँ इसके बाद अब मक्खन है, तुरंत फटाफट खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब फंक्शनल लेवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, अ फंक्शनल लेवल इज नॉट अ स्पीसीज एज सच इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रॉफिक लेवल। ठीक है,
अ सिंगल स्पीसीज में अकर एट मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल एट द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ये बता दिया आपका ना। स्पैरो मान लो इंसेक्ट खा रही है तो सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्पैरो मान लो सीड खा रही है तो प्राइमरी कंज्यूमर है। ये हमने किया है, ठीक है। चलिए अब लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड लो बनाया ही था, बेकार लिखा मैंने, ठीक है। सिंपल फूड चेन एंड इवन दो सैप्रोफाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन। तो हम एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में एक स्पीसीज को नहीं रखते हैं, फूड वेव नहीं कंसिडर करते हैं, और डेट्रिटियस फूड चेन को नहीं कंसिडर करते हैं इन इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। अब आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे बना, है ना, कैसे इवॉल्व किया इकोसिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या क्या है, पाइनियर स्पीसीज जो सबसे पहले फॉर्म हुआ, सेरल कम्युनिटी जो बीच के है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है। तो क्या होता है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आया, ठीक है। सर्टेन स्पीसीज इन्वेड एन एरिया एंड राइज इन नंबर वाइल अदर डिक्रीज डिमिनिश एंड बिकम्स एक्सटिंक्ट। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो जैसे हम पाइनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स कम्युनिटी के तरफ चलेंगे तो बायोमास बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे हम पाइनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ चलेंगे तो बायोमास बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पाइनियर स्पीसीज क्या हो सकता है, पाइनियर स्पीसीज आर दो स्पीसीज दैट इन्वेड अ बैरन एरिया, ठीक है। तो अगर मान लो पानी में हो रहा है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोसेरे, अगर रॉक पे हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लिथोसेरे, पत्थर पे हो रहा है, और अगर सूखा पे है तो उसको हम कहेंगे जीरो सेरे, ठीक है। सब मिलके कोशिश करेगा मीजिक कंडीशन में आने का, स्टेबल कंडीशन में। इवेंचुअली सब मिलके कोशिश करेगा कि मीजिक कंडीशन में आए, मतलब मीजोफाइट्स की तरह काम करे, सॉइल बनाए, ठीक है। तो ये सब मिलके कोशिश करेगा मीजिक कंडीशन में आने का, ठीक है। तो सेरे क्या है, अ सेरे इज द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट इवॉल्व ओवर टाइम इन अ गिवन लोकेशन, ठीक है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से फिर फ्लोटिंग वाया, तो वो सारा सेरल कम्युनिटी है, चेंज होता गया, चेंज होता गया, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हुआ, लास्ट स्टेबल कम्युनिटी जो है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ चेंज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टोटल बायोमास इज ऑब्जर्व। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाएगा, सक्सेशन होता जाएगा और हम क्लाइमेक्स की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज और अमाउंट ऑफ बायोमास दोनों बढ़ेगा। तो याद रखिएगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है उतना स्टेबल इकोसिस्टम है, याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है तो इकोसिस्टम स्टेबल है, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है तो इकोसिस्टम मेरा जो है वो स्टेबल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही देखो, तो पाइनियर स्पीसीज अगर मान लो लिथोसेरे का देखें तो लिथोसेरे में क्या हो रहा है, बेयर रॉक, फिर लाइकेंस, फिर छोटे छोटे प्लांट, फिर ग्रास, फिर बड़े ग्रास, और फिर पेड़, है ना। तो ये हो गया सक्सेशन ऑफ लिथोसेरे। अगर दो प्लांट का उसका देखें, प्लांट का देखें, इसका हाइड्राक्स सक्सेशन देखें, पानी में देखें तो पानी में ये वाला आ जाएगा। तो पहले कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे अभी देख लेते हैं अभी, ठीक है। वाटर का अगर देखें तो वाटर का कैसे है, फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स, फिर ग्रास, और उसके बाद फिर टॉल ट्री आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, वाटर का सक्सेशन। ठीक है, एक चीज और होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन अगर मान लो कुछ नहीं था, उसके बाद जो सक्सेशन हुआ उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो कि एक क्रॉप लैंड था या एक फॉरेस्ट था, उसको काट दिया गया, उसके ऊपर फिर से जो सक्सेशन होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी सक्सेशन ऑल्सो अकर्स इन लैंड वेयर एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैज बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली, जैसे हैज कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नेचुरल कैलामिटी और कोई अदर फैक्टर। तो याद रखिए, रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज हायर देन कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ स्पीसीज इन सेकेंडरी सक्सेशन इज हायर,
स्पीसीज का ज्यादा स्पीसीज ग्रो करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन में, ठीक है। तो द इन्वेडिंग स्पीसीज इन सक्सेशन डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, क्या क्या है, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ऑल, ठीक है। चेंजेस इन वेजिटेशन इंपैक्ट एनिमल फूड एंड शेल्टर इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। तो जितना ज्यादा वेजिटेशन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा एनिमल्स आते जाएंगे, उतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होते जाएगी, ठीक है। नेचुरल और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस माइट कॉज अ सीरियल शिफ्ट टू अर्लियर स्टेज। यही है कि अगर मान लो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो रहा है या कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस हो जा रहा है तो उसके कारण हो सकता है कि जो सेरल कम्युनिटी का प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रोग्रेस रुक जाएगा। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सेकेंडरी सक्सेशन का रेट हमेशा प्राइमरी सक्सेशन के रेट से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चल आइए अब आते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट देखते हैं। सक्सेशन ऑफ प्लांट कैसा कैसा है भैया। तो हाइड्राक सक्सेशन अगर पानी में हो रहा है, जीराक सक्सेशन अगर जमीन पे हो रहा है, ठीक है। दोनों आएगा मीजी के कंडीशन में, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, दोनों आएंगे मीजी कंडीशन में, ठीक। प्राइमरी सक्सेशन जैसे अगर बेयर रॉक पे है तो दैट इज लाइकेंस, ठीक है। अगर पानी में है तो फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो ऐसे आ गया। तो देखो स्मॉल प्लांट ब्रायोफाइट्स आया, उसके बाद हाइयर प्लांट और उसके बाद फॉरेस्ट आ गया। तो इवेंचुअली क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट आ जाता है, और फॉरेस्ट या क्लाइमेक्स कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल रहता है और बहुत सालों तक बदलता नहीं है। तो यही लैंड पे भी देख लिया हमने, वाटर पे भी देख लिया। तो यही प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन का हमने डिफरेंस बता दिया। अगर न्यूली फॉर्म लैंड है या जैसे मॉल्टेन लावा है, लावा, तो उस पर जो सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन है। अगर डिफॉरेस्टेड लैंड है या कोई जंगल आग में आग लग गया था तो सेकेंडरी सक्सेशन है। तो इट अकर्स इन लोकेशन वेयर दे हैव नेवर बीन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स आफ्टर एग्जिस्टिंग स्पीसीज दैट हैज पेरिश्ड इन अ गिवन एरिया, ठीक है। जैसे फ्रेशली कूल्ड लावा, बेयर रॉक और रिसेंटली फॉर्म्ड पॉन्ड और रिजर्वायर। abandoned farmland, burned और chopped wood and flooded region। तो ये सब सेकेंडरी सक्सेशन हो गया, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस मस्ट प्रोवाइड सॉइल, यहाँ पे कुछ सॉइल पहले से प्रेजेंट है, इसलिए जो रेट ऑफ सक्सेशन है यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही देखो, अगर सेकेंडरी सक्सेशन देखोगे तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हुआ, आग लगा, फॉरेस्ट खत्म हो गया, तो सीधे यहाँ पे लाइकेंस वाइकेंस ग्रो नहीं कर रहा, यहाँ सीधे घास हुआ, घास से पेड़ हुआ और पेड़ से फिर फॉरेस्ट आ गया, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं साइकिल पे। साइकिल, कार्बन साइकिल, तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल हम लोग उधर पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ते हैं किसमें, नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में। अभी जो हम साइकिल पढ़ेंगे दैट इज फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो साइकिल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट, क्या, द स्टैंडिंग सेट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो अगर इनऑर्गेनिक है तो उसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, ठीक। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में कौन कौन सा साइकिलिंग है, पहला जो हम देखेंगे गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में हो गया नाइट्रोजन, कार्बन, सेडिमेंट्री साइकिल में सल्फर और फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हमको साइकिल देखना है दैट इज फॉस्फोरस साइकिल, ठीक। कार्बन साइकिल देख ही लो, कार्बन साइकिल में क्या ही है, कुछ नहीं होता। एटमॉस्फेयर है, ऑर्गेनिज्म है, ओशन है, फॉसिल फ्यूल है, यहाँ ये सब सोर्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में सबसे कम होता है ऑर्गेनिज्म, 49% ऑफ ड्राई वेट मास, ठीक है। एंड फॉसिल फ्यूल 71% डिजॉल्व कार्बन दैट रेगुलेट द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बन साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट आता है जो कार्बन साइकिल का इंपॉर्टेंट है कि कितना % हम फोटोसिंथेसिस से फिक्स करते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस फिक्सेस 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इन बायोस्फीयर पर ईयर, इस पे सवाल आता है, ठीक है। थ्रू रेस्पिरेशन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन इज रिलीज इन द एनवायरमेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है। Other causes of carbon dioxide release can be burning of wood, combustion of organic matter, fossil fuel, etc. etc. ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कार्बन साइकिल, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। सवाल कहाँ जाएगा, सवाल यहाँ से आएगा कि फोटोसिंथेसिस फिक्सेस 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन,
आगे तो यही कार्बन साइकिल है, देख रहे हो, है ना। फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है, क्लियर। अगला आते हैं फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट है। फॉस्फोरस इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन एनवायरमेंट एंड इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फोरस चाहिए होता है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है एंड सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो फॉस्फोरस का रिजर्वायर रॉक, समंदर एंड सॉइल, यहां पे फॉस्फोरस मिल जाता है। ये साइकिल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये साइकिल आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। तो क्या है भैया, रॉक के मिनरल से वेदरिंग होता है, सॉइल में आता है। ठीक है, सॉइल से प्रोड्यूसर में जाता है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाता है, उसके बाद उसका डेट्रिटियस होता है, डेट्रिटियस से फिर से सॉइल सॉल्यूशन में चला जाता है। तो ये साइकिल होता रहता है फॉस्फोरस साइकिल में। ठीक है, phosphate dissolve the soil solution and are absorbed by plants when rocks are withered. Herbivores and other animal acquired it through plant. ठीक है, and phosphate stabilizing bacteria break down the waste items and dead organism releasing phosphorus. तो यहाँ पे जो detritus है, यहाँ पे इसका जो decomposition होगा, इसके decomposition से क्या होगा, इसके decomposition से यहाँ पे soil solution में फॉस्फोरस का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सॉइल सॉल्यूशन में फॉस्फोरस का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में देख लो, कार्बन साइकिल आपका गैसियस साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल आपका सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर इज कार्बन साइकिल, नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना, कोई गैसियस रिलीज नहीं हो रहा, तो इसलिए सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो है आपका आज का, दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज पे भी एक ही सवाल आता है, कॉन्स्टेंजा चचा का कहानी आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम का पूरा प्रोसेस है उसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, कितना कितना यूज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज से क्या क्या मिलता है हमको, हवा हमारा प्यूरिफाई हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉप्स का पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि इंसेक्ट्स हैं वगैरह हैं। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू, दिखने में सुंदर लग रहा है ना, पेड़ पौधा रहता है कितना सुंदर लगता है। ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ को जगह मिल रहा है जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहती है। ठीक है, किसने प्राइस टैग लगाया था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग ने प्राइस टैग लगाया था। कितना प्राइस टैग लगाया था, $33 ट्रिलियन पर ईयर का प्राइस टैग लगाया था। ठीक है, विच इज नियरली ट्वाइस एज द वर्ल्ड जीएनपी, दैट इज 18 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, अदर सर्विसेज सच एज रिक्रिएशनल न्यूट्रिशनिंग ईच कॉन्ट्रीब्यूट टू लेस देन 10%, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का 6% है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का 6% है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिए। क्या हुआ, इसमें लिख लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, इसका लिख लो लास्ट पॉइंट। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का है 50%। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का है लेस देन 10%, क्लाइमेट रेगुलेशन का है 6%, और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ का है 6%। ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।